बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। एम.ए. राहत का उर्दू नावल आसेब। क्या बदतमीजी है। वो हल्काए, लेकिन मैंने आगे बढ़कर इन पर वार कर दिया और इस सफाई से वार किया कि इनकी गर्दन शानों के पास से कटकर दूर जा गिरी। मेरे होशो हवास गुम हो गए थे। खून का फुवारा बुलंद हुआ था और मेरा सारा लिबास खराब हो गया था। जवाद बेग का एक लम्हे में खात्मा हो गया। इनका जिस्म कुछ लम्हे तड़पा और इसके बाद साकित हो गया। तब मोंगा मेरे जिस्म से बाहर निकल गया और इसने बड़ी दिलचस्पी से वो खोपड़ी उठाई। मेरे पूरे बदन पर लर्जा तारी था। जिस्म से मोंगा निकल जाने के बाद मैं अपनी असली हैसियत में था और मेरा बदन सर्द हुआ जा रहा था। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? जो कुछ हुआ था इसकी संगीनी का मुझे एहसास था। कत्ल मेरे हाथों हुआ था और जवाद बेग की खोपड़ी सामने पड़ी हुई थी। मोंगा ने आगे बढ़कर वो खोपड़ी उठाई और वहीं बैठकर इसे अपने शानों पर फिट करने की कोशिश करने लगा। बड़ा भयानक मंजर था। मोंगा इस खोपड़ी को अपने शानों पर बिठा रहा था और मैं फटी फटी आंखों से इस दीवार से टिका इसे देख रहा था। मेरे अज़ा साकत हो गए थे और अब मैं अपने बस में नहीं था। ये माहौल देखकर दिल चाह रहा था कि चीखता हुआ भाग निकलूं। खंजर अब भी मेरे हाथ में था और इससे खून टपक रहा था। जो कुछ किया था मैंने अपने हाथों से किया था। फिर मोंगा ने झिलाकर खोपड़ी उठाई और जवाद बेग के बदन पर दे मारी। सत्यानाश, ठीक से फिट ही नहीं बैठती। बेकार रही, कोई और खोपड़ी तलाश करनी पड़ेगी। महाराज, कोई और खोपड़ी? मोंगा की आवाज़ रुक गई और दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई थी। न मैंने और न ही मोंगा ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की थी। जो कुछ हो रहा था वो तो मैं ही कर रहा था। आने वाला एक मुलाजिम था जो दूध का गिलास लिए हुए था। गिलास प्लेट पर रखा हुआ था और इस पर सरपोश ढका हुआ था। वो इत्मीनान से कमरे में दाखिल हो गया, फिर रुका, इस कुर्सी की जानिब देखा, फिर नीचे देखा और इसके बाद खोपड़ी को, फिर मुझे। इसके बाद जो इसकी धाड़ गूंजी है तो मेरे भी कान झंझना कर रह गए। वो लंबी छलांग लगा कर बाहर निकला था, दरवाजे से टकरा कर गिरा और इसके बाद दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर इसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और मेरे कानों में इसकी चीखें गूंजने लगीं। खून खून, कत्ल कत्ल, भागो दौड़ो, खून खून, कत्ल कत्ल। वो हल्क फाड़ फाड़ कर चीख रहा था और बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने वहशत से झुरझुरी ली। मेरा पूरा बदन खून आलूद था और मोंगा कमबख्त, वो तो अब मेरी निगाहों से भी ओझल हो गया था। खुदा इसे गारत करे, मैंने दिल ही दिल में सोचा। दरवाज़ा खुला और बहुत से लोग अंदर घुस आए। ये मुलाजिम थे। इनमें वो मुलाजिम भी था जो दूध का गिलास लेकर आया था। वो अब भी चीख रहा था, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो, यही कातिल है, पकड़ो पकड़ो, खंजर फेंक दो। एक मुलाजिम ने कहा जो गालबन गेट का चौकीदार लगता था। इसके हाथ में कलाशनकोफ दबी हुई थी और वैसे भी खासा दबंग आदमी मालूम होता था। कलाशनकोफ का रुख इसने मेरी जानिब करके कहा, खंजर फेंक दो वरना पूरा बदन छलनी कर दूंगा। मैंने घबरा कर जल्दी से खंजर फेंक दिया था। पकड़ो इसे, बांध लो। फिर बहुत से मुलाजिम दौड़े और इन्होंने मुझे मजबूती से कस लिया। घर में जैसा कि फरह ने बताया था कि इसके सिवा और कोई नहीं रहता, चुनाचा फरह भी जाग गई और आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंच गई। मुलाजिम मुझे पकड़े हुए चीख रहे थे, रस्सियां लाओ, रस्सियां लाओ। कुछ मुलाजिम रस्सी लेने दौड़े और इसके बाद मुझे कस लिया गया। मेरे दोनों हाथ मजबूती से पुश्त पर बांधे गए। इसके बावजूद पूरे बदन पर रस्सी कस कर लपेट दी गई। फिर पैरों में भी रस्सियां बांधकर मुझे गिरा दिया गया। फराह अंदर दाखिल हो गई थी। एक लम्हे के लिए तो इसकी नज़र बाप पर नहीं पड़ी, लेकिन फिर इसने इसे देख लिया और दूसरे लम्हे इसकी दिलखराश चीख निकली। फिर वो लहराती हुई ज़मीन पर गिर पड़ी। वो बेहोश हो गई थी। मुलाजिम इसे उठाकर इसके कमरे में ले गए। मुझे वहीं पर दबोचे रखा गया।
जबकि अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। किसी से कहता तो क्या कहता। खून आलूद खंजर मेरे हाथ में देखा गया था और मेरे अलावा कमरे में कोई मौजूद नहीं था। भला अब मुझे जवाद बेग का कातिल साबित करने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती थी। मुलाजिम भाग दौड़ रहे थे। इनमें कुछ पढ़े लिखे आदमी भी होंगे। चुनाचा पुलिस को फ़ोन किया गया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब मेरी शामत को कोई नहीं रोक सकता। कुछ कहता तो क्या कहता, तकदीर पर भरोसा करके खामोश हो गया। देखना है अब जो भी होगा, इसे देखना ही है। बहरहाल खासा वक्त इंतज़ार करना पड़ा और इसके बाद पुलिस पहुंच गई। कातिल मौके पर पकड़ा गया था, इसलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही थी। थाने के इंचार्ज साहब ने कड़कदार आवाज़ में कहा, किसी चीज़ को हाथ तो नहीं लगाया गया? नहीं जनाब। आला कत्ल कहाँ है? इसके पास था, हमने इसे बड़ी मुश्किल से नहत्ता किया है। आप लोग सब बाहर निकल जाओ, थानेदार साहब ने कहा और इसके बाद वो पूरे कमरे का मुआयना करने लगे। मेरा भी इन्होंने सर से पांव तक मुआयना किया था और घनी मूंछों के नीचे से हूँ की आवाज़ें निकाल रहे थे। फिर इन्होंने अपने मातहतों को हिदायतें जारी की और इसके बाद मुझे डंडा डोली करके बाहर लाकर राहदारी में रख दिया गया। थानेदार साहब ने कहा, तुम में से एक बंदा मेरे साथ आओ और मुझे सारी सूरत हाल बताओ, सारा किस्सा क्या है। चुनाचा वो एक बंदा जो शक्ल से सचमुच अल्लाह का बंदा लगता था, थानेदार साहब के साथ आगे बढ़ गया। मैं राहदारी में रखा हुआ था और मेरे गिर्द अब पुलिस वालों का मजमा था। भला किसी से कुछ कहने की क्या गुंजाइश थी। मैंने खामोशी से आंखें बंद कर लीं। अल्लाह के बंदे और पुलिस अफसर की गुफ्तगू की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थीं। तुम लोग कातिल को जानते हो? जी सरकार। कौन है ये? सुहेल साहब हैं जी ये, मुलाजिम ने जवाब दिया। ओए, मैं कहता हूँ कौन है ये? कसम खाता हूँ साहब जी, सुहेल साहब हैं ये। ओए बंदे दे पुत्र, मैं पूछता हूँ शनासा है ये? हाँ जी, छोटी बीबी के मंगेतर हैं। ओए होए होए, मंगेतर हैं? तो फिर मंगेतर के बाप को क्यों कत्ल कर दिया इसने? साहब जी मुझे नहीं मालूम। इस तरह के उल्टे सीधे सवालात मेरे कानों में पड़ रहे थे और मैं आंखें बंद किए ये सोच रहा था कि क्या बुरी अफ्ताद पड़ी है। दिल ही दिल में मौंगा को जिस कदर कोस सकता था कोस रहा था। सच्ची बात यह है कि गलती मेरी ही थी। फैज़ खान का तो सारा ही घराना बिगड़ा हुआ था। मुझे जवाद बेग की मौत से इबरत हो जानी चाहिए थी। इस किस्म के कामों में ऐसा ही होता है। चची जान खुद गलत कारियों का शिकार थीं। मुझे भी इन्होंने बुरे रास्तों पर डाल दिया, मगर मुझे अपनी अकल तो इस्तेमाल करनी चाहिए थी। क्या ज़रूरी था कि मैं भी ये सब कुछ सीखने की कोशिश करता? अब ये गले पड़ गया था तो भुगतना ही था। बहरहाल मैं खामोशी से अपनी जगह पड़ा रहा। पुलिस की कार्रवाइयाँ होती रहीं और कुछ देर के बाद मुझे एक गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाया गया। गाड़ी ही में मेरे हाथ पांव खोल दिए गए थे और फिर हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी गई थीं। रास्ते में किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और मैं खामोशी से ये सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जाहिर है थाने में ले जाकर मुझे सवालात किए जाएंगे और मेरा बयान लिया जाएगा। मुझे एक बेहतर बयान के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भी सोचना था कि इन लोगों को अपनी असलियत बताऊं या फिर अपने आप को सुहेल ही जाहिर करूं। ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। इन लोगों के अहले ख़ानदान को मैंने सही सूरत हाल बता दी थी और कह दिया था कि मैं सुहेल नहीं हूँ, लेकिन पुलिस को क्या बताना मुनासिब होगा। एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बहरहाल आखिरी फैसला यही किया मैंने कि पुलिस से यही कहूँगा कि मेरा नाम सुहेल है। दिल में एक बयान भी तैयार कर लिया था। थाने पहुंचा और मुझे फौरन ही लाकअप में डाल दिया गया। इंचार्ज साहब ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ करने लगे। मामला एक बड़े आदमी के कत्ल का था, इसलिए इन्होंने डीएसपी साहब को भी इस बारे में इतला दे दी। बाहर क्या क्या कुछ हो रहा था मुझे इसका कोई इल्म नहीं था, लेकिन मैं बाहर तौर इस मुसीबत से खासा दिल बर्दाश्ता था। फिर लाकअप की ज़मीन पर लेटकर आंखें बंद कर ली और कुछ देर के बाद सुबह हो गई। सुबह को मुझे एक डबल रोटी का टुकड़ा और चाय का एक प्याला दिया गया। ज़िंदगी में ऐश और इशरत ही सब कुछ नहीं होते। मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत बड़ी नेमत था।
क्योंकि बचपन में जो ज़िंदगी गुजार चुका था वो बड़ी कठिन थी। चुनाचा सब्र सुकून के साथ पेट का दोजक भर लिया। कम अज़ कम आगे के हालात के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। अब मैं अहमक नहीं था, हर बात को जहन में रखता था और ये जानता था कि सूरत हाल से किस तरह निपटा जा सकता है। अभी तो सुहेल के अहले ख़ानदान को इस बारे में मालूमात हासिल होंगी और इसके बाद इन लोगों की भी शामत आएगी। इधर तमाम कार्रवाइयाँ हो रही होंगी। फिर इस वक्त दिन के 10:30 बजे थे जब मुझे एक अलग कमरे में तलब कर लिया गया। इंचार्ज साहब डीएसपी साहब के हमरा मौजूद थे। इन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर डीएसपी साहब की आवाज़ उभरी, कत्ल करने का बड़ा शौक है भाई तुझे? जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। कातिल तो पक्का लगता है। ये आपकी नातजर्बाकारी है, वरना मैंने ज़िंदगी में कभी कोई कत्ल नहीं किया। मेरे अल्फाज से डीएसपी साहब का पारा चढ़ गया। वो गुस्से से बोले, हमारी नातजर्बेकारी है, यही अर्ज़ कर सकता हूँ। आप मुझे पक्का कातिल कह रहे हैं? वही पूरी खोपड़ी उतार कर रख दी तूने। ये किसी मामूली आदमी का काम तो नहीं हो सकता। डीएसपी साहब, मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं एक अच्छे ख़ानदान का नौजवान हूँ। बेहतर यह है कि आप इस सिलसिले में तस्दीक कर लीजिए। हाँ, आया जाता है तेरा ख़ानदान भी। किस्सा क्या हुआ था? कोई किस्सा नहीं हुआ था। मेरी मंगेतर मुझे अपने साथ ले गई थी। जवाद बेग साहब से मेरी बातचीत होती रही थी और मैं अपनी मंगेतर के साथ रात के खाने के बाद चहलकदमी करता रहा था। फिर हम लोग सोने के लिए चले गए और इसके बाद अचानक ही मुझे जवाद साहब के कमरे से एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़ता हुआ इनके कमरे के पास पहुंच गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में तेज़ रोशनी हो रही थी और इस रोशनी में मैं जवाद साहब का बेसर का फड़कता हुआ जिस्म देख रहा था। पास ही एक खंजर पड़ा हुआ था जिस पर खून के निशानात थे। मैंने बेख्याली के आलम में ये खंजर उठा लिया और ये देखने लगा कि ये किसका खंजर है और इसका कैसे कत्ल हुआ। बस इतनी देर में मुलाजिम आ गया जो दूध लेकर आया था और इसने शोर मचा दिया। मेरे इन अल्फाज पर डीएसपी साहब हंस पड़े थे। वही एक आम कहानी जो फिल्मों में भी होती है और अमली दुनिया में भी, बल्कि आधे लोग फिल्में देख देख कर ऐसी कहानियां गढ़ते हैं। वही तुम पुलिस को बेवकूफ़ समझते हो क्या? मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। ये बात जानता था कि इस वक्त इन लोगों के कब्ज़े में हूँ। अगर और कोई उल्टी सीधी बात मुंह से निकल गई तो सारा हिसाब किताब बाद में हो जाएगा। फिर एक एसपी ने अंदर आकर कुछ कहा। अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ सके थे। डीएसपी साहब और इंचार्ज साहब अपनी जगह से उठ गए। इंचार्ज साहब ने मौका पर मौजूद सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे यहीं रहने दो, बस निगरानी रखना। सिपाहियों ने सलूट किया और वो दोनों बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर के बाद नाज़िम अली साहब, मेरी वालदा, भाई आज़म और भाभी आयशा हाँफते कांपते कमरे में दाखिल हो गए। इंचार्ज साहब और डीएसपी साहब इनके हमरा थे। इनका रवैया अब किसी हद तक बदला हुआ नज़र आ रहा था। ये तूने क्या किया सुहेल? ये तूने क्या किया? आयशा बेगम धाड़े मारती हुई बोली। सुहेल, ऐसा क्यों किया तुमने? सुहेल, तुमने हम सब को बर्बाद कर दिया। ये आवाज़ फरजाना बेगम की थी। आप लोग यूं करें कि इस फर्द जुर्म पर अपनी गवाही भी तरीर कर दें और मुझे फांसी के फंदे पर पहुंचा दें। सुहेल, क्या हुआ? मुझे बता तो सही। आज़म भाई ने कहा। जनाब किबला आज़म साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मुझे तो ये एक अजीब सी साजिश मालूम होती है, अपने आप को फंसाने की। मैं नहीं जानता ये साजिश किसने की है। आप लोग कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वरना कोई हर्ज नहीं है। मुझे भी जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है। खुदा के वास्ते हमें बता तो दे क्या हुआ, ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची? आज़म भाई बोले, मैं अपना बयान दे चुका हूँ, कोई रद्दोबदल पसंद करें तो इसमें करा दीजिएगा। मैंने कहा। इंचार्ज साहब, क्या आप मुझे इससे तन्हाई में थोड़ी सी बात करने का मौका दे सकते हैं? असूली तौर पर तो मुनासिब नहीं है जनाब, लेकिन डीएसपी साहब मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में मेरा कोई दखल नहीं। इनसे बात करके इजाज़त ले लीजिए। क्या बात करना चाहते हैं आप इनसे आज़म साहब? डीएसपी साहब, मैं इससे असल बात पूछना चाहता हूँ। हो सकता है आप लोग के सामने ये कुछ न बता रहा हो। पूछ लीजिए, लेकिन असल बात मालूम हो जाए
तो हमें भी ज़रूर बता दीजिएगा। जी बेहतर, मैं यही चाहता हूँ कि सूरत हाल खुलकर सामने आ जाए। हो सकता है कोई साजिश हो इसके खिलाफ। बाकी तमाम लोग कमरे से निकल गए। सिर्फ फरजाना भाभी और आज़म भाई अंदर रह गए। आज़म भाई ने कहा, सुहेल क्या हुआ है? ये सब कुछ तुम्हें खुदा का वास्ता बता दो। क्या तुम्हारा शादी न करने का इख्तिलाफ इस हद तक बढ़ गया कि तुमने जवाद बेग साहब को कत्ल कर दिया? मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ जनाब, मैंने कहा। क्या? आज़म भाई बोले, मेरा तो ये ख्याल है कि आपने अपने भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे सुहेल का रूप दिया है। ये काम आपको करना था, जवाद साहब को कत्ल करना था, और अब कातिल की हैसियत से मैं फंस जाऊंगा और आपका भाई बच जाएगा। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना देखो सुहेल, अब भी तुम इंतहा पसंदी में आमादा हो तो खुदा के लिए ऐसा ना करो। हम तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी आखिरी पूंजी तक ख़त्म कर देंगे। खुदा के लिए हमें बता दो असल वाक़या क्या है। देखिए जनाब, बेहतर ये होगा कि अब आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगा, और अगर आपने ज़्यादा गड़बड़ की तो मैं ये बयान दे दूंगा कि जवाद बेग को कत्ल करने की साजिश आप लोगों ने तैयार की थी और मुझे आला कार बनाया है। सारे के सारे फंस जाएंगे आप। आज़म भाई का रंग फक हो गया और इन्होंने हरासा निगाहों से बीवी की जानिब देखा। फरजाना भाभी को भी होश आ गया था। चुनाचा दोनों खामोशी से कमरे से बाहर निकल गए। फिर न जाने क्या क्या कार्रवाइयाँ होती रहीं। डीएसपी साहब दोबारा मेरे पास आए और इन्होंने कहा, हाँ भाई, इब्तदाई तहकीकात तो थोड़ी बहुत हो चुकी हैं, कुछ बातें पता चल गई हैं, और बड़ी अजीब बात है, अब जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ इसका ठीक ठीक जवाब दो। इरशाद फरमाइए। ओए कोई इरशाद विरशाद नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। डीएसपी साहब ने कहा, सुना है तुम इस लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना है आपने। और इससे बचने के लिए घर से भाग गए थे? जी बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। कहाँ रहे इतने दिन? छांगा मांगा में। क्या? जाहिर है छुपतार फिर रहा था। फिर वापस क्यों आए? मैं खुद वापस नहीं आया, मुझे पकड़ कर बुलवा लिया गया था। सुना है तुम्हारे वालिद साहब ने जवाद बेग साहब से बहुत बड़ा कर्जा ले रखा था। जी हाँ, वो उधार करने के शौकीन थे, और इस बात पर बात ख़त्म हुई थी कि तुम जवाद बेग के दामाद बन जाओगे। डीएसपी साहब बोले, जी हाँ, ये भी ठीक है, मगर तुम ये नहीं चाहते थे। जी हाँ, मैं शरीफ आदमी हूँ। तो इसके नतीजे में तुमने इस शादी से बचने के लिए जवाद बेग को कत्ल कर दिया। बस यही गड़बड़ है डीएसपी साहब, कत्ल मैंने नहीं किया है। घर वालों में से किसी पर शुबा है? नहीं, मैंने जवाब दिया। बहरहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सारे बयानात तुम्हारे खिलाफ हैं। कत्ल का एतराफ़ कर लो ताकि कार्रवाई मुकम्मल हो सके। जो कर चुके हो, अब इससे गर्दन बचाना मुमकिन नहीं होगा तुम्हारे लिए। बेहतर यही होगा कत्ल का इतराफ़ कर लो ताकि केस लंबा न चले। बाकी तमाम बातें अपनी जगह। क्या मैं एक ऐसी चीज़ का इतराफ़ कर लूँ जो मैंने नहीं की है? हड्डियों में खुजली हो रही है। चलो फिर ठीक है, हमारा ये थाना इंचार्ज बड़ा होनहार बंदा है। तुम एक तो एक 10 कत्ल का इतराफ़ कर लोगे। वेरी गुड, तब तो मामला मेरे और इंचार्ज साहब के दरमियान छोड़ दीजिए, मैंने कहा, और डीएसपी साहब मुझे घूरते हुए उठ खड़े हुए। कुछ देर के बाद मुझे दोबारा लाकअप में डाल दिया गया था। जहन मुंतशिर था, तबीयत में शदीद गुस्सा था। बिला वजह कम वक्त मुझे वहाँ से पकड़ कर लाए, ज़बरदस्ती सुहेल बना दिया, सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी इस मुसीबत में डाल दिया मुझे। लेकिन अब मैंने ज़रा संजीदगी से ये बात सोचना शुरू कर दी थी कि ये लोग आखिर मुझे सुहेल बनाने पर क्यों तुले हुए हैं। हालांकि कत्ल का मामला मेरे इल्म में था, किसी को भी बताता तो मजाक उड़ाने की सिवा कुछ न करता। चुनाचा असल बात मैंने कही नहीं थी। लाकअप में पूरा दिन गुजर गया, फिर दूसरा दिन भी। न जाने क्यों इन लोगों ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी, गालबन मेरे मामले में तफ्तीश कर रहे थे। यहाँ तक कि तीसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन ये तीसरा दिन खासी दिलचस्पियों का हामिल था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग भी फंस गए हैं और मुसीबत में गिरफ्तार हैं।
कई बार मैंने आज़म भाई को देखा था। एक बार वो एक वकील साहब के हमरा मेरे पास भी आए थे और वकील साहब मुझसे उल्टी सीधी बातें करते रहे थे। फिर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, यहाँ तक कि मुझे जेल में मुंतकिल कर दिया गया और इसके बाद अदालत में पेश किया गया। अजीब अजीब कहानियाँ अदालत में दोहराई जा रही थीं और मुझ पर वही फर्द जुर्म आयद की जा रही थी, यानी ये कि मैं क्योंकि फरा से शादी नहीं करना चाहता था और इसके लिए मैं घर से भाग गया था। फिर पकड़ा गया क्योंकि मामला कर्ज का था जो नाज़िम अली साहब ने जवाद बेग से ले रखा था। और इस सारे ड्रामे का ड्राप सीन ये हुआ कि सब लोगों की मुश्तरका साजिश ने बलाखिर जवाद बेग को कत्ल करा दिया। हालांकि मुझे अफसोस था, असल बात ये नहीं थी, लेकिन अब मैं अगर अदालत में असल कहानी सुनाता तो इसे सिर्फ फरेब समझा जाता। कौन यकीन करता इस कहानी पर। चुनाचा खामोशी ही मुनासिब थी। अलबत्ता चौथी या पांचवीं पेशी पर यह केस एक बार फिर बदल गया जब मेरे बारे में जरा हो रही थी। इस वक्त नाज़िम अली साहब, आयशा बेगम और फरजाना बाबी एक नौजवान के साथ अंदर दाखिल हुए और मैंने इस नौजवान को देखकर आंखें बंद कर लीं। ये सुहेल था, असल सुहेल। केस की नौयत ही बदल गई। जो बयान इन लोगों ने दिया वो इंतहाई काबिल नफरत था। आज़म भाई ने अदालत के कटहरे में खड़े होकर कहा, ये मेरा भाई सुहेल है। सारी कहानी इस तरह है, यानी ये कि हम लोगों ने कर्ज लिया हुआ था। सुहेल घर से सिर्फ इसलिए भाग गया था कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था। और इसके बाद ये नौजवान जो न जाने कौन है सुहेल की हैसियत से हमारे घर पहुंचा और इसने बताया कि ये सुहेल है। क्योंकि ये सुहेल का बिल्कुल हम शक्ल है इसलिए हमने भी इसे तस्लीम कर लिया। ये कत्ल इसका 100% ज़ाती मामला है। किस बुनियाद पर इसने कत्ल किया जवाद बेग साहब को, शायद जवाद बेग साहब ने इसकी असल शख्सियत को शनाख्त कर लिया था। अब सुहेल वापस आ गया है इसलिए हम इस केस से बरी ज़िम्मा करार पाते हैं। वकील साहब ने पुरजोर दलाइल दिए और जज साहब ने इन्हें तस्लीम कर लिया। मेरी फिर शामत आ गई थी। जज साहब ने हुक्म दिया कि पहले इस नौजवान से इसकी असलियत उगलवाई जाए और इसके बाद केस असर नौ अदालत में पेश किया जाए। मैं समझ गया था कि एक बार फिर मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे और अब मुझसे ये पूछा जाएगा कि मैं असल में कौन हूँ। मामला एक बार फिर पुलिस की तहवील में दे दिया गया था क्योंकि पहला केस ही डिसमिस हो गया था और मेरे करम फरमा वही इंचार्ज साहब लाकब में इन्होंने मुझे रखते हुए कहा, भाई तू तो बड़ा फराडी है। ओ कौन है भाई तू? तेरा तो रिकॉर्ड निकलवाना पड़ेगा। कहाँ का बाशिंदा है? बहुत बड़ा जेल साज मालूम होता है। समझ गए हम सब कुछ। 2 घरों की दौलत पर कब्जा जमाना चाहा था तुमने। ओ भाई पूरा गैंग है तेरा या अकेला काम करता है? मेरा एक गैंग है इंचार्ज साहब, मैंने जवाब दिया। ओए जियो जियो, कौन कौन लोग शामिल हैं इनमें? बड़े बड़े नाम हैं इंचार्ज साहब। आपने अगर इन पर हाथ डाल दिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी चांदी हो जाएगी। ओ तूने हमारी चांदी कराई तो हम भी तेरी चांदी करा देंगे, समझ रहा है ना? ओए क्या नहीं है हमारे हाथ में, किसी की गर्दन में फंदा डाल देंगे, फंदा फिट हो जाएगा। ये तो हमारे ऊपर छोड़ दे, मगर तुझे सारी तफसील बतानी है। थोड़ा सा वक्त दे दें आप मुझे। ओ प्यारे ऐश कर, ये लाकअप तेरी कोठी है, जो खाने को मांगेगा मिलेगा, रात को बिस्तर भी दे दिया जाएगा। तो सोच ले, गौर कर ले, काम के बंदे पकड़वा दे, बस समझ ले तेरी जान बच गई। इंचार्ज साहब मुझ पर निसार हो रहे थे और मैं सूरत हाल को समझ रहा था। बहरहाल ये भी एक दिलचस्प मामला था। जब तक थोड़ी सी आसाइशें मिलती हैं हासिल कर लूँ, इसके बाद इंचार्ज साहब का डंडा होगा और मैं डंडे खाने से पहले ज़रा कुछ खा पी लेना चाहता था ताकि जान बन जाए। इंचार्ज साहब को खुश रखना मेरे लिए ज़रूरी था।